नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये मॉक टेस्ट की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है आपके लिए आरएस प्री 2024 के लिए। और इसमें मैथ और रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन हैं, 10-11 क्वेश्चन हैं, उनके जो सॉल्यूशन हैं हम आपके लिए आपके सामने लेके आए हैं। रीजनिंग वाला पोर्शन सबसे पहले मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में मैथ वाला सॉल्व कराएंगे आपके मनीष गुप्ता सर। ठीक है। रीजनिंग ये मॉक टेस्ट नंबर 12 है बच्चों। 12 में किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे उस पर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये था बच्चों, डायरेक्शन टेस्ट से था। इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि शिखर जो है ना, वो 18 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मैं शिखर को यहाँ से चला रहा हूँ बच्चों, 18 किलोमीटर पूरब में गया शिखर। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 20 गया है, दाईं ओर मुड़कर फिर 20 गया है। उसके बाद में फिर बाएं 25 गया है, बाएं 25 गया है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 गया है, फिर बाईं ओर मुड़कर जो है वो 20 गया है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 10 गया है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 गया है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 24 गया है, फिर बाईं ओर मुड़कर 24 गया है। लेफ्ट जो है वो इधर होगा, ये हो जाएगा बच्चों 24। ठीक है। आपसे कह रहा है उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर फिर 35 गया है। 35 के लिए 25 और 10 35 यहीं तक आएगा, ये यहाँ तक, इसके बराबर तक। ठीक है, 35। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि अपने शुरुआती बिंदु से वह कितना दूर है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब ये दूरी आपसे पूछी है बच्चों, तो ये लाइन आप यहाँ खींच दीजिए। तो ये तो आपकी हो जाएगी बच्चों 24 और ये हो जाएगी 18। ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता ही है, जानते ही हो आप। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे कर सकते हैं कि सर 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का होता है 324। दोनों का टोटल करें तो बच्चों 900। 900 कितने का है? 30 का है। तो 30 किलोमीटर जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना है। देख लीजिए पूरी क्लास एक बार। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। अगर आपने एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें फ्री टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए दी हुई है। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, उसमें फिर टेस्ट नाम से फोल्डर है, उसको ओपन करेंगे। आरएस प्री 2024-25 के लिए आपको मैथ रीजनिंग की टेस्ट सीरीज फ्री आपको प्रोवाइड होगी। सबसे पहले आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद में उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने, रिजल्ट आपका टेस्ट देने के तुरंत बाद आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन उसी दिन इवनिंग में 7 o'clock के आसपास आप तक हम यूट्यूब पे डाल देंगे। ये सारे के सारे टेस्ट पेपर शेड्यूल हैं, एक पेपर को एक बार दे सकते हैं और आप टेस्ट दीजिए। इससे आपको ज़रूर फायदा मिलेगा मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, ए जी की इकलौती पुत्री का पति है। ए जो है वो जी की इकलौती पुत्री का पति है ए। ठीक है। एफ ए का पिता है। एफ जो है वो ए का पिता है। एफ ए का पिता है, अलग ही परिवार है ये तो। एफ ए का पिता है। जी की केवल 2 संतान हैं। जी की केवल 2 संतान है। ठीक है। सी और डी, डी अविवाहित है। डी अविवाहित है तो ये हो जाएगा बेटा सी। आगे लिखा है और एक पुरुष है। डी एक पुरुष है, अविवाहित है। ठीक है। आगे लिखा है एम डी का भतीजा है। एम जो है वो डी का भतीजा है। तो एम एफ एम से किस प्रकार संबंधित है? एफ एम का दादा लगेगा, ग्रैंडफादर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है। 3rd नंबर का एग्जाम्पल पूछा था। यहाँ जितने भी अक्षर हैं वही सारे अक्षर यहाँ हैं। शुरू में पर जो आर ही लिखा था वो आखिरी में होके बेटा ई आर हो गया। बचे हुए सारे के सारे जो हैं बच्चों ऐसे के ऐसे हैं। बचे हुए सारे के सारे ऐसे के ऐसे हैं। उसी क्रम में मैं सभी को ऐसे कैसे लिख दूंगा? कैसे लिखूंगा? MUNERATION और आखिरी में ER। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो बच्चों बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। क्या लिखा है 4th नंबर पे? ये एग्जाम्पल है आपका अजम्पशन से। और किस तरह के एग्जाम्पल पूछे थे 4th नंबर पे? पिछले सप्ताह प्रकाशित हमारी रिपोर्ट में लेखक का नाम गलत लिखा गया था, हमें त्रुटि पर खेद है, एक पत्रिका संपादक ये बात कह रहे हैं। वापस सुन लीजिए
फिर से कह रहा है कि हमने पिछले सप्ताह सप्ताह प्रकाशित हमारी रिपोर्ट में लेखक का नाम गलत लिख दिया गया है, इस त्रुटि पर हमें खेद है, ये बात लिखी है। अब इससे धारणाएं क्या होंगी, अजम्पशन क्या होंगे? पहला, लेखक के नाम का उच्चारण आसान नहीं था। कथन में कहीं ऐसा लिखा है कि उच्चारण आसान नहीं था इसलिए त्रुटि हुई है? नहीं बच्चों, पहली धारणा गलत है। सेकंड, लेखकों के सही नाम प्रकाशित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लेख की गुणवत्ता है। बच्चों, लेखक का नाम भी जरूरी है, जिसने ये पुस्तक लिखी है उसका नाम भी जरूरी है, तो ये वाली बात भी क्या है, गलत है। तीसरा, लेखकों के सही नाम प्रकाशित करना वांछनीय है, जरूरी है, ये बात सही है। फिलहाल थर्ड अजम्पशन जो है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे फिफ्थ नंबर के एग्जाम्पल पे। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल क्या है कि देश जेड में कृषि से उद्योग की ओर संरचनात्मक विचलन हो रहा है। यद्यपि देश के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान 67% है, यह कृषि में श्रम बलों को सहभागिता से सतत है व अवांछनीय कमी की ओर ले जाता है। ठीक है, अब इससे आपके क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो हमें पता करना है। पहली, सरकार को कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए देश में उद्योग की बढ़ती संख्या को कम करना चाहिए। बढ़ते हुए उद्योग को कम करना चाहिए, ये सॉल्यूशन है क्या? नहीं सर, ये गलत है पहला। सेकंड, अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि में संलग्न लोगों को प्रोत्साहित देना चाहिए। यस, ये जो कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई है, तो ओनली सेकंड कार्रवाई जो है वो सही है, तो फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे 6 नंबर के एग्जाम्पल पे। अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। भारत में अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। ठीक है, उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, फर्स्ट की बात करें, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियों मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी, ऐसा कहीं लिखा है कि ऊपर कीमतें बढ़ाएंगी, ये तो निष्कर्ष गलत है। सेकंड, कंपनियों की लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देगी, ऐसा भी कुछ क्लियर नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा, हाँ ये बात सही है। चौथा, प्रत्येक कंपनी के बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा, बाजार हिस्सेदारी से अच्छा इजाफा होगा, ये बात क्लियर नहीं है, फिलहाल सी ऑप्शन जो है निष्कर्ष इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे 7 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज हमें गिनने हैं, त्रिभुज कितने हैं? ट्राइंगल काउंट करेंगे सबसे पहले हम, तो बच्चों देखो ये 3 का सेट दिख रहा है आपको, ट्राइंगल है, बीच की एक लाइन है, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, जिसकी पूरी लाइन कर दीजिए, तो ये भी 3 का सेट है, 3 और 3 6, और इधर से भी देखो 3 का सेट ये है और 3 का सेट ये बड़ा है, 3 और 3 6, 6 और 6 12। मैं 12 को पहले साइड में लिख रहा हूँ, पर उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ABCD लिख देता हूँ, जिससे हमें सारे के सारे ट्राइंगल जो हैं वो आसानी से दिखाई दें। ठीक है, EFGHIJKLMNO। ठीक है, तो 12 तो हमारे हो गए थे, वापस से समझा देता हूँ, फिर से देख लो एक बार। ये 3 का सेट था, ये बड़ा भी बच्चों 3 का सेट था, यहाँ पर ये 3 का सेट था, ये इधर से भी ये बड़ा 3 का सेट था, 3 और 3 6, 6 के बाद में 6 और 6 12, 6 इधर से 6 इधर से 12, 12 के बाद में 12 को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो ये पहला त्रिभुज छोटा, ये बड़ा त्रिभुज दूसरा, और ये बड़ा त्रिभुज तीसरा, 3 इधर से तो 3 उधर से होंगे, 3 और 3 6 और बढ़ गए, सही है। तो अभी तक कितने हो चुके हैं बच्चों? 18 हो चुके हैं। 18 के बाद देखो बच्चों ये वाला 19 नंबर, ये वाला 20 यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला 21। 21 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं मुझे बोर्ड पे। 21 के बाद मैं एक काम करता हूँ, 21 के बाद वाले जितने भी ट्राइंगल रह गए हैं उनके मैं सारे के सारे नाम लिख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर ये ट्राइंगल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, 21 के बाद में 22 नंबर का जो त्रिभुज है, 22 और 23 नंबर का वो कौन सा है? सबसे बड़ा त्रिभुज है बच्चों ये,
EBO, EBO सबसे बड़ा त्रिभुज क्या है नाम? EBO। इधर से देखा जाए DAK, DAK, DAK 24 नंबर का कौन सा है बच्चों? 24 नंबर की बात करें तो यहाँ से हम लेते हैं EGC और एक E, नाम यहाँ लिखा नहीं है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ। फिलहाल कहाँ तक पहुँचे थे हम? H ले लिया था, IJKLMNOP, P लेना है तो इसका नाम बच्चों अपन P ले लेते हैं इस वाले का, ठीक है। तो वापस से नाम लिख रहा हूँ, EGC, EPC, EGC 25 नंबर पे EPC, सही है। एक इधर से देखो EJF, DJF और DIF, फिर से देख लो DJF, DIF 26 और 27। एक तो है बच्चों DJF और एक है DIF, और 28 नंबर का त्रिभुज बिल्कुल बीच में दिख रहा है FCM, दिखाई दे रहा है देखो FCM। तो फिलहाल हम कह सकते हैं इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 28 होने वाली है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिएगा। और रीजनिंग ऋषि सर से हमारे नाम से एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड कर लेंगे जिससे फ्री टेस्ट सीरीज का आप फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट 8 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है 3 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, दक्षिण की तरफ अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं। तो 3-3 का ये समूह है और दक्षिण की ओर मुंह किसका है? KJM का। 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, नाम क्या है इनके? RFT। इन पुरुषों का मुंह महिलाओं की तरफ है। RFT की निकटतम पड़ोसी है, R जो है F और T की निकटतम पड़ोसी है, R जो है F और T की निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। KM के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, KM के दाईं ओर दूसरा, M के दाईं ओर दूसरा, M का राइट इधर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मुंह इधर है तो राइट इधर ही होता है। KM के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, R F के ठीक बाईं ओर होना चाहिए, R जो है वो F के ठीक बाईं ओर होना चाहिए, तो यहाँ आएगा बच्चों T। यदि हम महिलाओं को बाएं छोर से दाएं छोर तक उनके नाम के वर्णाक्रम, इसमें कौन बचा है पहले तो यूँ देख लो, जे बचा है, नाम से वर्णाक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कितनी महिलाएं उसी पुरुष के अभिमुख होंगी जैसे पहले थी? तो इन्हीं को अल्फाबेट के हिसाब से FRT। तो ऐसी कितनी महिला होगी जो उसी पुरुष के सामने है? तो एक महिला ऐसी होगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा? एक। एक जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है। वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इस डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा है ये थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं आपके सामने। चलिए अब देखिए, आपसे कह रहा है कि ये डायग्राम जो है वो कौन सी आकृति का समर्थन करेगा? शिक्षक महिला मनुष्य नहीं, आम आलू और सब्जी नहीं, फूल पत्ती मधुमक्खी नहीं, बिल्ली कुत्ता पालतू। यस, ये जो है सही आंसर है, क्योंकि ये है जो है पेट आएगा, ये कैट आ जाएगा, ये डॉग आ जाएगा। पेट एनिमल होते हैं कैट एंड डॉग, पर सभी कुत्ते जो हैं वो पालतू नहीं होते हैं, सभी बिल्ली पालतू नहीं होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, ये सीरीज का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से D से F की बात करें +2 है, यहाँ से +2 करें तो बच्चों H आएगा, H में +2 करें J और +2 करें L, Q से R +1 है और यहाँ +1 करें तो S आएगा, S में +1 T और +1 U, सही है। अब नंबर सीरीज को अगर हम सॉल्व करने बैठते हैं तो नंबर सीरीज को सॉल्व करें तो 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 21 और 4 25, 25 और 4 29, H21S, H21S डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा।
अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए ये जो आकृति है इसको नीचे करना है। अब देखो इसमें ये पंचभुज गलत है, ये ए तो हो नहीं सकता है। इस आकृति को यहीं की यहीं नीचे करोगे तो ये ऑप्शन बी दिखाई देगा आपको। और इसकी बात करें जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन तो ये ट्रॉफी जो है वो गलत है इसकी, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, और बी ऑप्शन बच्चों डी पे आ रहा है, इसलिए आंसर इसका जो दिया जाएगा वो डी ऑप्शन आपको देके आना है। ये 11 नंबर का एग्जाम्पल था। फिलहाल ये अपना रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो पूरा हो चुका है। ये टेस्ट सीरीज बच्चों चलती रहेगी आपकी। हमारी कोशिश यही है कि आपके एग्जाम तक जो है वो हम इस टेस्ट सीरीज को चलाएं, जिससे आपको मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन में जो है बहुत फ़ायदा मिल सके। अब मैथ वाले सर मनीष गुप्ता सर आएंगे, वो आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बढ़ते आज के सेशन में, आज की क्लास में टेस्ट नंबर 12 के मैथ्स के सॉल्यूशन को देखेंगे। समझते हैं मैथ्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता था, क्या सही अप्रोच हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला था 12 मैथ्स के लिए पहला, और वैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। इसमें आपसे कह रहा है कि ए और बी दो इवेंट है जिसमें ए की प्रोबेबिलिटी 3/8, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है। मतलब ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो आपको बताना है कि पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे एक चीज बताओ, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब यही तो हुआ पी ए यूनियन बी और इसके ऊपर बार। और इस वैल्यू को निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, एक में से पी ए यूनियन बी आप क्या करो, घटा दो। बोलो हाँ या ना। कि मुझे ये आइदर और ही तो कह रहा, आइदर ए सॉरी नाइदर नॉर कह रहा, नाइदर ए नॉर बी। तो मुझे नाइदर ए और नॉर बी निकालना है, तो एक में से आइदर ए और बी निकाल के घटा दें तो काम बन जाएगा। बोलोगे हाँ। अब ये वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो ये वैल्यू हमने निकालना सीख रखा है। ए यूनियन बी निकालना है अगर मुझे, ए और बी, ए यूनियन बी, तो हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पढ़ रखा हमने फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है सर, 3/8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है सर, 1/2 है। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ वाले कितने हैं, 1/4। बताओ इसका एलसीएम क्या ले लिया जाए, 8। तो यह तो कितना होगा 3, 2 से 4 बार तो यह 4, और 4 से 2 बार तो यह 2। तो आपने कहा 4 और 3 7, 7 में से 2 घटाओगे तो सर 5/8। मतलब आइदर और की बात करें, या तो ए या तो बी की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, तो नाइदर नॉर क्या होगा, एक में से 5/8 घटा दो तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 3/8। 3/8 इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर। आप सोच रहे हो क्या ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम सिलेबस में मेंशन है प्रोबेबिलिटी का, और ये भी सिंपल तरीका है। ठीक है, इसमें बस फॉर्मूला आपको पता है, आपका काम बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, तो समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। पहले तो दो संख्या मान लो, ए और बी मान लिया। ए मैंने बड़ी संख्या ले ली और बी क्या, छोटी। तो छोटी संख्या का 20% मतलब बी का कह रहा है 20% इक्वल है किसके, तो ए के 14% के। बोलो हाँ या ना, यही तो कहना चाह रहा है। तो यहां से बी बाई ए निकल जाएगा। बोलोगे हाँ सर 14% बटा क्या, 20%। क्लियर है। इसको और काट लो तो सर ये 2 से 7 बार और ये 2 से 10 बार। मतलब बड़ी संख्या का रेशियो 10 है और छोटी संख्या का रेशियो क्या है सर, 7 है। आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों संख्याओं का योग ये है, मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है सर, 17, और इस 17 का वैल्यू क्या है, 8942। अब तो पहाड़े का नॉलेज होना चाहिए, काम बन जाएगा। 17 पंचे कितना, 85। ठीक है, कितना बचेगा, 4 और 4 44। 17 दूना कितना, 34। कितना बचेगा, 10 और यहाँ 2, 102। 17 छक 102। तो 526 रेशियो का मान। हमसे कहा है बड़ी संख्या का मान क्या होगा, तो बड़ी संख्या ए है और इसका मान कितना है, 10। तो 10 में बस आप 526 का क्या कर दे, गुना। तो क्या होगा, 526 पे एक जीरो बैठा दो, 5260। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि दो संख्या है, उनका रेशियो 5:9 है।
ठीक है। कह रहा बड़ी संख्या में 6 जोड़ो, जो बड़ी संख्या है उसमें 6 जोड़ो और जो छोटी संख्या है उसमें से 6 घटाओ। मुझे तो बस आप ये बता दो 5 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 9 ही तो दिख रही है। तो मतलब इस वाले में 6 क्या करना है? जोड़ना है, और इस वाले में 6 क्या करना है? घटाना है। तो बड़ी संख्या छोटी की 6 गुनी हो जाएगी। ये बड़ी संख्या छोटी की 6 गुनी, एक का 6 गुना, छोटी संख्या को लिया तो बड़ी संख्या 6 गुनी। कह रहा है यहां +6 करना था, यहां -6 करना है। ऐसा ट्रिक भी पढ़ाया था कि पहले इन दोनों का गुना करके तो डिफरेंस लोगे। बोलो आया ना? ठीक है। तो ये 9 एकम 9 और ये 6 पंचे 30। 30 में से अगर आपने 9 घटाया तो वैल्यू कितना बना? 21। इन दोनों का गुना करके आप सम लोगे। ये सम कब लेते हैं और डिफरेंस कब लेते हैं? देखो, अगर दोनों जगह -6 करना होता, दोनों जगह घटाना होता, तब तो गुना करके डिफरेंस लेते। दोनों जगह जोड़ना होता तब तो गुना करके डिफरेंस लेते। लेकिन एक जगह जोड़ना एक जगह घटाना हो तो गुना करके सम लेते हैं। 6 में 6 का गुना 36 और 6 में 1 का गुना 6। 36 और 6 कितना? 42। अब इस वाले से इसको काट देते हैं। कितनी बार में कट जाएगा सर? 2 बार में। जितनी बार में कट जाएगा वही रेशियो का मान होगा। हमसे क्या पूछा है? संख्याएं क्या होती? तो बताओ संख्या का रेशियो कितना था? 5 9। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। एक संख्या 10, दूसरी संख्या 18। बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 10। सही उत्तर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। जरा क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। क्या कह रहा है? समद्विबाहु समकोण। इसका मतलब क्या हुआ कि सर समकोण तो होगा, ठीक है सर, लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसके लिए एक रेशियो याद करवाया था, 1 1 और ये √2। ठीक है, 1 1 और √2 ऐसे केस में बहुत काम आता है। ठीक है, अब मुझे से क्या कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर इसका एरिया कितना है? सर 200 है। बताओ एरिया होता क्या है? तो सर 1/2 इन दोनों भुजाओं का क्या होता है? गुना। अब जरा सोचना, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, सुनना मेरी बात को अच्छे से। अगर ये a है तो सर ये भी a होगा। ये क्या हो जाएगा सर? √2a हो जाए। क्यों? क्योंकि रेशियो 1 1 √2। तो ये a है, ये a है, तो √2a हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या होता है? तो 1/2 ऊंचाई गुना आधार, तो a गुना a स्क्वायर बराबर कितना? 200। तो यहां से अगर मैं a स्क्वायर का मान निकालूं तो 200 गुना 2 कितना होगा? 400। 2 का 200 में गुना, तो a का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर 20 होगा। यहां आप एग्री कर रहे हो? तो सर अगर ये वैल्यू 20 होगा तो ये वैल्यू भी 20 है, तो ये वैल्यू कितना होगा? तो सर 20√2 होगा। बोलो हाँ या ना? तीनों ही भुजाओं का मुझे पता चल गया। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप निकालो। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बढ़ाया था कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को आपस में जोड़ो। तो बताओ 20 + 20 + 20√2। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो 40 हो गया और ये 20 है। √2 का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, √2 और √3 इन दोनों का मान याद होना चाहिए। तो 20 गुना 1.414, तो ये तो 40 रहने दो। अब बताओ 20 का गुना करना है तो पहले 2 का गुना कर लो। 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 2। ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव है। बताओ मुझे, 3 अंक बाद दशमलव है और ये 0 के लिए 0 लगा दो, तो यहाँ आप दशमलव लगा दोगे 28.280। इनको जोड़ो तो आपने कहा सर 68.28। ठीक है, 68.28 क्या होगा इसका परिमाप, जो कि लगभग 68.3 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, एक तो √2 का मान याद रखो हमेशा, कब किस क्वेश्चन में काम आ जाए कोई गारंटी नहीं। एक √3 का मान रखो, कब किस क्वेश्चन में काम आ जाए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 68.3। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अब देखो डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है PQR, पॉपुलेशन दिया हुआ है कंप्लीट, जिसमें मेल का परसेंटेज, फीमेल का परसेंटेज और चिल्ड्रन का परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एरिया P एंड Q टुगेदर। चिल्ड्रन की बात कर रहा है P में। मुझे एक बात बताओ, P में टोटल कितने हैं सर? 10,000 है। सुनना मेरी बात, 10,000 है। और चिल्ड्रन की बात कर रहा तो चिल्ड्रन कितने हैं सर? 20% है। बताओ 10,000 का 20% कितना सर? 2,000। नहीं, आसानी से निकालो। कैसे? तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस परसेंट को तुम नीचे कर दोगे। परसेंट के लिए नीचे क्या लिख दोगे सर? 100 लिख दोगे। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 में 20 का गुना 2,000। क्यू की बात कर रहा है, क्यू में टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो सर 20,000 है।
और इसमें भी चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो यहाँ चिल्ड्रन कितने हैं सर, 30% है। 30% के लिए 30/100 लिख दो सर, ये 2 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 0 बैठा दो, 6000। इन दोनों का टोटल ही तो बोला, इन दोनों का टोटल कितना हो गया सर, 8000। 8000, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8000। इतना सा काम करना था, इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्या कह रहा, 8% वार्षिक दर से 1,50,000 पर अर्जित ब्याज में अंतर जब ब्याज क्रमशः अर्धवार्षिक हो और वार्षिक रूप से संयोजित हो। सुनना मेरी बात, 1 साल की ही बात कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, 1 साल की बात करें जब टाइम 1 ईयर का हो, मैं यहां लिख रहा हूं, जब टाइम कितने साल का हो सर, 1 साल का हो, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सर, 8% हो ईयरली, यही तो कह रहा है। तो सीआई भी कितना होगा, तो आपने कहा सर 8% ही होगा। नहीं, अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल के सीआई की बात करें या एसआई की बात करें, रुपए में बात करें या पैसे में बात करें या फिर परसेंटेज में बात करें, सेम ही होता है। तो आपने कहा कि सर 1 साल का रेट 8% वार्षिक है, तो 1 साल का सीआई भी 8% वार्षिक होगा, ठीक है। ये ईयरली काम करना था। अब हमें सीआई निकालना है, लेकिन टाइम मेरे पास 1 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है, अर्धवार्षिक। देखो कह रहा है ना कि वार्षिक और अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित हो, तब इनके ब्याज का अंतर बताना है। तो मुझे बताओ, अर्धवार्षिक है तो 1 साल का ब्याज 8% है, तो 6 महीने का कितना होगा सर, ये हाफ ईयरली हो गया, 4%। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और 1 साल का ब्याज निकालना है तो कितनी बार में ब्याज का कैलकुलेशन होगा सर, 2 बार में। 6 महीने पर ब्याज लेना है तो 1 साल में कितनी बार ब्याज कैलकुलेट करोगे, 2 बार। तो सीआई इसके लिए कैसे निकाल लोगे, जब 2 बार के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्या करते हैं, 4 + 4 गुना 4 गुना 4/100। बताओ 4 और 4 कितना सर, 8, ये 4 चौका 16, मतलब 0.16। तो भैया यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8.16%। कब, जब ब्याज हाफ ईयरली लागू हुआ है, तो 1 साल का जो दर होगा, जो सीआई होगा, वो 8.16% होगा। और जब ब्याज ईयरली लागू हुआ है तो 1 साल का सीआई कितना है, 8 है। भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दिख रहा है ना सर, डिफरेंस 0.16% है। हमें रुपए में बताना है तो मूलधन कितना है सर, 1,50,000 है, 1,50,000। बताओ अगर मैं यहाँ परसेंट हटा दूं, अगर मैं यहाँ से प्रतिशत हटा दूं सुनना मेरी बात को, तो नीचे 100 लिख दे, बोलोगे हाँ। अगर ये दशमलव भी हटा दूं तो भी नीचे 100 लिख दे, बोलोगे हाँ। सर ये 4 0, ये 4 0 कैंसिल हो गया। 15 गुना 16 करना है, तो बताओ 15 दाई 150 और 15 छक 90, 150 में 90 जोड़ोगे कितना आएगा, 240। तो सीआई का अंतर कितना होगा, 240 होगा। कब, जब ब्याज ईयरली लागू करे तब, और ब्याज हाफ ईयरली लागू करे तब। इन दोनों के बीच का जो सीआई का अंतर होगा 240, कितने साल का, 1 साल का। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये देखो, है तो ये बहुलक का क्वेश्चन, लेकिन आपको सारणी बना के नहीं दिया है, डायरेक्ट डेटा दे दिया है। पहले तो ये बताओ कि मोड का फॉर्मूला क्या याद करवाया है आपको, यही तो बोला, एल निम्न सीमा किसकी, बहुलक वर्ग की, इनटू में क्या करा है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H, यही तो याद करा है। F क्या है, तो बहुलक वर्ग का फ्रीक्वेंसी, F0 क्या है, तो इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, F2 क्या है, तो इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, और H क्या है, तो बहुलक वर्ग की सीमा, डिफरेंस कितना, बहुलक वर्ग का रेंज क्या है, रेंज तो है, ऊंचाई ये तो है कि भैया बहुलक वर्ग का रेंज क्या चल रहा है, जैसे 20 से 30 है तो रेंज 10 का चल रहा है, वही है। हमसे क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग की चौड़ाई ज्ञात करें, मतलब वही कह रहा है कि मॉडल क्लास, आपसे क्या, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, मतलब एच का वैल्यू निकालना है। मतलब सारे वैल्यू क्वेश्चन में दिए होंगे, आप देखो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित आवृत्तियों के साथ आवृत्ति वितरण तालिका के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों से एक सेट का बहुलक कितना है, मतलब मोड कितना दिया है सर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मोड कितना है सर, 48.5, लिख लो एक एक करके। फिर क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या होती है, एल, यह कितना है, 46.5। आगे क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, F1 कितना है सर, 34। फिर क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, ठीक पहले मतलब F0, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 32 है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद, तो ठीक बाद मतलब क्या, F2,
F2 का वैल्यू कितना है सर 25 है, और हमें H का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करो। ये सर 48.5 है, ये सर 46.5 है, प्लस है। अब यहाँ देखो F1 कितना है सर 34 है, F0 कितना है सर 32 है। 2 गुना F1 मतलब इसका 2 गुना 34 का 2 गुना कितना 68, F0 कितना 32, F2 कितना सर 25, और इस H का तो वैल्यू ही निकालना है। अब थोड़ा सा मैं यहीं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, जगह इतना ही है तो मुझे बस इतना तो बताओ आप, ये 48.5 है और ये 46.5 है। 46.5 इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 48.5 में से 46.5 घटाओगे तो 2 बचेगा, क्या बोलोगे? हाँ, इसमें से इसको घटाया, इस साइड आके 2 बचा। अब इनको कैलकुलेट कर लो। सर इनको घटाओगे तो कितना आएगा 2, नीचे में क्या आएगा? तो बताओ 68 में से ये 57 घटाना, -32 -25, 68 में से 57 घटा दो तो यह वैल्यू कितना आएगा 11, और गुना कितना H। मुझे बताओ ये 2 से 2 कट गया तो H का वैल्यू क्या आ गया 11। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 11। ठीक है, मैंने यहाँ कैलकुलेशन शॉर्टकट में कर दिया, आपको पूरा अपना कैलकुलेट करिए। इस साइड ले जाइए, ये 2 आएगा, इनको घटाया मैंने डायरेक्ट 2 लिखा, इनको मैंने जोड़ा, ये 57 था, 68 में से घटाया 11, गुना H, 2 से 2 कटा, H का वैल्यू 11। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 6 समान गेंदों को, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 6 आइडेंटिकल बॉल, देखो ये आइडेंटिकल वाला केस पढ़ाया हुआ है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ाया हुआ है। याद है डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाया था, अलग से ये पूरा टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर का ये कॉन्सेप्ट है नहीं। और उसमें भी कब? जब आइडेंटिकल हो तब, जब ये अलग अलग होते तब तो समझाया ही है कि कैसे लेना है। और जब आइडेंटिकल है, 6 समान मतलब जिस तरीके का ये दिख रहा है उसी तरीके का ये, उसी तरीके का तीसरा, उसी तरीके का चौथा, उसी तरीके का पांचवा और छठा, सेम, तीनों सेम है। आइडेंटिकल का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में? 4 डिफरेंट बॉक्सेस में उसको डालने हैं। When each box can have any number of balls, कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स हम डाल सकते हैं एक बैग में। तो इसके लिए मैंने सिंपल फॉर्मूला पढ़ाया था, n + r - r बटा c r-1। बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ। कौन से केस में? जब आइडेंटिकल की बात करें तो, जब i जब किसकी बात करें तो, आइडेंटिकल की बात करें तो, नहीं समान रूप की 6 गेंदें तब। मुझे एक बात बताओ, n का वैल्यू कितना है सर? 6 है, r का वैल्यू कितना है? 4 है। पुट कर दो, 6 + 4 - 1 बटा 4 - 1, इसको सरल करो, 6 4 10 में से 1 घटाया 9, और यहाँ 3, 9c3 को सॉल्व कर दो। बोलो 9 गुना 8 गुना 7, और नीचे 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मान 6, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार, 4 × 12 और 12 × 7 84, 84 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। आप ऐसे नहीं चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 बॉक्सेस में डालने हैं, नहीं आपसे कह रहा है कितने भी गेंदे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें 6 डाल दूं, इसमें 6 डाल दूं, इसमें 0 0 डालूंगा। ठीक है इसी तरीके का ना, मैक्सिमम 6 बॉल है तो 6 ही तो डाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से केस बनेगा, आगे 2 3 4 5 6 डाल दिया, 5 डाल दिया, इस तरीके से आपको क्या करना है? केस बनाते जाना है, और आपका क्या होगा? 7 8 केस बनेंगे, और उसके बाद उनका जब टोटल करोगे तो 84 आ जाएगा। उससे बढ़िया क्या है कि डायरेक्ट इसी तरीके से काम आप क्या करो, कर लो। ये डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया था, ये तरीका भी आपको क्या कर रखा है, समझा रखा है। कब? जब आइडेंटिकल बॉल हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब। ठीक है, चलिए डिवीजन करना हो तब भी बताया होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। 2 प्रकार की दाल है x और y, जिसकी कीमत कितना है? 100 और 150। देखो प्राइस कितना है? तो x वाले की 100 रुपया पर केजी, और इसकी कितनी? 150 रुपये पर केजी। उनको अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया? कंजप्शन कितना है सर? 7 और 20 है। तो मुझसे कह रहा है इन दालों के इस मिश्रण की कीमत क्या होगी, मतलब मिश्रण का बताना, मिक्स करके कितने रुपए के हिसाब से होगा। तो देखो सिंपल सा है, इनका बताओ। 1 केजी का दाम 100, टोटल 7 लिया तो कितना होगा टोटल प्राइस? 700। 1 केजी का दाम 150 और टोटल 20 है, तो 15 गुना 150 गुना 20 कितना होगा? तो आपने कहा सर 3000 होगा। बोलो ये टोटल प्राइस हो गया, या एक्सपेंडिचर कह लो, जो कहना है कह लो। तो बताओ टोटल मैंने कितना लिया?
3700 का, और कितना लिया 7 और 20 सॉरी 20 और 7 कितना 27, यही तो लिया। तो यही तो इसका प्राइस हो गया। किसका प्राइस हो गया? कंप्लीट का, मिक्सर का प्राइस हो गया। 27 से काट दो, बताओ 27 से एक बार में तो कटेगा, क्योंकि निकटतम बताना, एक बार में तो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ 10 और यहाँ 0, 100 बचा। अब 27 का चौका कर ले, बताओ 27 तिहाई 81 होता है, और 27 चौका अगर मैं करूं तो 7 चौका 28, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 27 दिया कितना 81, 19 बचा और 0। तो मुझे एक बात बताओ, 27 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लूं, क्योंकि 190 में को डिवाइड करना है। तो 7 बार करके देखते हैं। 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, तो 7 बार, लगभग 137 बार में कट जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 137। कितना होगा इन दोनों दालों को मिलाकर कीमत? तो 137 क्या होगा? इन दोनों दालों को मिलाकर कीमत होगा। क्लियर है ये बातें? बस आपको इसमें काट देना था, ठीक है। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। टेस्ट पेपर 12 के मैथ के सारे क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया? कंप्लीट करा दिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।